और देखने के बाद कहेगा कि आपने इतना अच्छा किया। मनोज जी, रियली मिस यू, रियली रियली मिस यू। उनकी राइटिंग में एक रवानगी है, एक बातचीत है, उसमें लफ्ज़ी या डायलॉगबाजी नहीं है कि कभी बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। अब मनोज जी को हम कॉल नहीं कर पाएंगे, उनकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, उनको गाता हुआ नहीं सुन पाएंगे। ये खालीपन है जो रह गया है, लेकिन फिर भी सब पूरा करेंगे मिलकर। मैं जितने भी हमारे कास्ट थे उसका सबके साथ 1-to-1 का रिश्ता था। किसी का सीन लिखता था तो वो इज टू कॉल अप एंड से कि बताओ कैसा लगा सीन तुम्हें, और वो फीडबैक लेता था उस पर। और मेरे साथ तो उसकी बहुत लंबी एसोसिएशन थी। 1998-99 यस बॉस जब उसने लिखना शुरू किया तब से, और उसको राइटर बनाने में राजन जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इनिशियली ही वॉज इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स। म्यूजिक भी देता था, लिरिक्स लिखता था, शेर व शायरी लिखता था, और स्क्रिप्ट भी लिखता था यस बॉस की। तो राजन जी उससे कहते थे जिससे तुझे पैसे मिलते हैं बेटा उस पर ध्यान दे, तो वो छोड़ के सब चीज करता है, वही नहीं करता। और बट यू नो ही वाज, वो एक सही आर्टिस्ट, सही मानो में आई वुड से ही वाज अ ट्रू आर्टिस्ट, और वो अपनी मर्जी का मालिक था। इस सीरियल में मनोज जी की वजह से आया। मेरा सीरियल लापतागंज बंद हुआ था और मुझे काम की तलाश थी। अचानक उनका फ़ोन आया कि रोहित भाई आप कहाँ हैं? मैंने कहा घर में हूँ। तो बोलते अब घर से बाहर निकलने का समय आ गया है, तो आप आइए और मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, आपको सुनाऊंगा तो आप खुश हो जाओगे। तो उन्होंने मुझे जब ये चरित्र हल्का सा सुनाया तो मैंने कहा देखिए मैंने अभी लापतागंज सीरियल किया है, मेरी कॉमन मैन की भूमिका थी जो कि बहुत कॉज के लिए लड़ने वाला एक बहुत ईमानदार इंसान है। तो कहने लगे नहीं आप बहुत दिल फेंक भी हैं और आपके अंदर की जो शरारतें हैं वो हम ताड़ गए हैं, वो हमने तीसरी नज़र से देख ली है, तो आप इतने शरीफ भी ना बने और आप तुरंत आए। और देखिए वो दिन था जब मैं काम की तलाश में था और आज तक मुझे काम के लिए भागना नहीं पड़ा। एक खूबसूरत टीम से मैं मिला, शशांक भाई से मिला, संजय कोहली साहब से, और टैलेंटेड लोगों के बीच में मैं रहा। बहुत अपने आप को मैंने एक्सप्लोर किया और मैंने उनकी राइटिंग में ये पाया जो मैंने बहुत बड़े बड़े राइटर्स में पाया, जैसे रंजीत कपूर साहब। उनकी राइटिंग में एक रवानगी है, एक बातचीत है, उसमें लफ्ज़ी या डायलॉगबाजी नहीं है, उसमें बात से बात निकलती है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। सीन स्वयं खुद ब खुद ऐसे पानी की तरह याद हो जाता है और आप वो सीन पानी की तरह कर लेते थे। जैसा आसिफ भाई ने कहा कि खालीपन है जो रह गया है, लेकिन फिर भी सब पूरा करेंगे मिलकर, उनकी ब्लेसिंग से जो ऊपर से हमें देख रही हैं। मनोज जी जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस रूप में भी हों, बहुत सुख से हों, और उन्होंने अपने अंतिम समय में जो भी शारीरिक कष्ट सहे हैं जो हमने हैदराबाद में देखे, भगवान उन्हें किसी भी जन्म में ना दे। शत शत नमन मनोज जी। मनोज जी से मैं हैदराबाद जाने से पहले उनके घर पे मिली। हम 3-4 घंटे बैठकर हमने बात की और उन्होंने कहा सौम्या जी बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं फटाक से अच्छे से ठीक होकर वापस आऊँगा। और हमारी महफिल नहीं हुई है बहुत दिनों से, क्योंकि हम गज़ल की महफिलें करते थे और मुझे बहुत शौक़ है गज़लों का। और बहुत ही ज़बरदस्त उनके जो मित्र हैं, जो बहुत ही होनहार टैलेंटेड सिंगर्स हैं, जिन्होंने हमारे घर में महफिलों में वो आए हैं, और हम हर साल हर 6 महीने में हम महफिल किया करते थे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल फिक्र मत करिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी उनको देख कर कि आप इतना कम खा रहे हो, क्या हो गया आपको, आप क्यों चिंता करती हैं, आप बस देखना, आप महफिल की तैयारी करो, ये सोचो कि सब लोग कौन से दिन फ्री हैं और बस मैं आता हूँ और हम लोग महफिल करते हैं। तो यकीन नहीं हो रहा है कि अब मनोज जी को हम कॉल नहीं कर पाएंगे, उनकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, उनको गाता हुआ नहीं सुन पाएंगे, उनके मुंह से जोक्स नहीं सुन पाएंगे, और उनके ऊपर जो हम जोक्स बनाते थे, जो उनके मुंह पे हम कहते थे, वो नहीं कह पाएंगे। और बहुत सारी मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें मैं देख रही थी जब मुझे पता चला कि वो नहीं है, तो हमने उनका कितना मजाक बनाया उनके मुंह पर
और कितना हम हंस रहे थे उस पर और कितना वो लुत्फ और मज़ा ले रहे थे अपने आप पर मजाक उड़ने पर। तो वो आई थिंक ज़िंदगी में मनोज जी एक ही हैं और मनोज जी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वो सच में फ़कीर थे। वो सच में ऐसा लगता था कि जो वो चाहे वो गा रहे हों चाहे वो लिख रहे हों, उनमें एक किस्म का जुनून था। ऐसा लगता था कि वो जो कुछ करते हैं वो एक अलग स्टेट ऑफ निर्वाणा में पहुंच जाते हैं और उसमें जो उनकी मुक्ति है, जो उनमें मज़ा था, वो जो भी करते थे वो शायद उनके काम में नज़र आता है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक इतना खूबसूरत किरदार दिया जिसे करने में मैंने बहुत मज़ा उठाया। और वो कितनी बार मुझे फ़ोन करके कहा करते थे, सौम्या जी आज आपको बहुत मज़ा आएगा सीन करने में। और जब मैं वो सीन कर देती थी तो वो कहते थे, देखा आपने मेरे सीन को और बेहतर कर दिया, आपने और उसमें 4 चांद लगा दिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा कोई राइटर मिलेगा जो इस तरह से मेरे लिए लिखेगा और देखने के बाद कहेगा कि आपने इतना अच्छा किया। मनोज जी, रियली मिस यू, रियली मिस यू। छोटा भाई था एक्चुअली, और थैंक्स टू शशांक मैं उसको 12 साल पहले मिला और मेरा सौभाग्य था कि मैं मनोज के साथ काम कर सका। मनोज से मैं बहुत कुछ सीखा। मनोज ने सिखाया कि कॉमेडी कैसे करते हैं। तो मैं क्या बोलूं मनोज के बारे में यार, बस जितना बोलूं मैं उतना कम लगता है। 12 साल मनोज ने मेरे ख्याल से इतने अच्छे कैरेक्टर्स बनाए हैं जो हमेशा याद रहेंगे। विभूति, तिवारी जी, अंगूरी, अनीता, टीका, टिल्लू, आपका कैरेक्टर तो मेरे पे बना है ना। और साजन में आई कमी मैडम में चाचा जी जो मनोज के खास दोस्त हैं, इलायची, इतने कैरेक्टर्स उसने बनाए हमारे लिए यार। एक्चुअली मुझे याद है कि आज ऐसा एक वाकया याद आ रहा है। हमने एक कहानी बनाई थी साथ में, शशांक ने, मैंने और हर्षदा ने बैठ के बनाई थी कहानी। वो एक कैरेक्टर के शौक के ऊपर थी एक्चुअली। शशांक याद है आपको जो हमने कहानी बनाई थी एक, और वो एक कैरेक्टर था विभूति जिसके शौक के ऊपर बनाई थी। विभूति आसिफ आपको याद होगा वो एपिसोड, जो उसने वो उस शौक में जो कॉमेडी डाली थी एक्चुअली। एक कैरेक्टर के ऊपर शो बना रहे हैं हम लोग, और उसने उसमें इतना दर्द के अंदर उसने इतनी कॉमेडी बनाई कि लोग आके इसके बारे में बुराइयां कर रहे हैं एक्चुअली। तो आज अगर मैं मनोज अगर खुद के बारे में लिखता तो आई डोंट नो वो क्या लिखता एक्चुअली। वो उसमें भी कॉमेडी लिखता है एक्चुअली। तो आई कैन जस्ट से थैंक यू टू शशांक के तूने मुझे मिलाया मनोज से। और जब मनोज मेरे को मिलने आया था, शशांक ने मुझे फोन किया था कि मनोज आता है, 10, 12, 15, 20 एपिसोड लिखेगा, क्योंकि उसका पेशेंस डन हो जाता है, वो आगे निकल जाता है। लेकिन किस्मत की बात है कि 12 साल में हम लोगों ने इतना काम किया। साथ में बैठते थे हम लोग, रघु, शशांक, मैं, हर्षदा, और हंस हंस के हमने काम किया एक्चुअली। बंदे को जो आपने देखा, खाने का तो बहुत शौक था। आसिफ भाई के रूम में घुस जाता था, कभी मटन बनाओ, कभी कलेजी खिलाओ, नहीं आसिफ, और झूठ इतना बोलता था। उसको हम लोग डांटते थे कि इतना खाना मत खा, ये मत कर, वो मत कर, लेकिन झूठ बोल के खाना खाने का बहुत शौक था उसको। तो एक उसकी एक जो अगर वो आज लिखता अपने बारे में तो ये इसमें जरूर डालता ये कि जो बंदा इतना झूठ बोलता है, कैसे प्यारा झूठ बोलता था, लेकिन कभी वेरी वेल हार्टेड गाय, इतना अच्छा दिल का आदमी था, इतना हम्बल था कि उसके बारे में बुरा कभी सोचने का मन ही नहीं करता था। दिल करता था कभी कभी कि वो झूठ बोलता था, थप्पड़ लगाऊं उसको, लेकिन दिल ही नहीं करता था कभी। इतना प्यारा बच्चा था वो। याद है जब हर्षदा आई थी तो पहले 6-7 महीने में बोलता था हर्षदा के लिए, यार सर ये क्या है यार, मेरे पे बैठा दिया आपने, आंटी को बैठा दिया मेरे पे। उसके बाद इनका रिलेशनशिप ऐसा बना कि दीदी दीदी करके ही मरा वो, कि दीदी दीदी दीदी। और शशांक, हमने तो बहुत वक्त गुजारा यार एक्चुअली।
और आसिफ कितना क्लोज था उसके, ये तो आपको ही मालूम है। रोहिदास जी, आपके बारे में आपने कितना काम किया है, आसिफ ने कितना काम किया है, लेकिन जो कैरेक्टर्स उसने लिखे हैं वो कैरेक्टर्स तो मेरे ख्याल से बनने बड़ी मुश्किल है एक्चुअली। उसमें एक कला थी एक कैरेक्टर लिखने की, क्योंकि उसके अंदर खुद एक इनहेरेंट एक कॉमिक था उसके अंदर, अपने अंदर बड़ा इनोसेंट कॉमिक था। अब हम भाभी जी इतना एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन कभी भी जिंदगी में उसने कभी चीप लाइनें नहीं लिखी है एक्चुअली। इतनी हद तक लिखी चीज़ें, लेकिन कभी लगा नहीं कि चीप बातें कर रहा है। तो ये तो उसकी मानता थी एज अ राइटर, एज अ ह्यूमन बीइंग सुपर। आई लव हिम, आई ऑलवेज रिमेंबर हिम, ही इज ऑलवेज इन माई हार्ट, एंड आई नो वेयरएवर ही इज हैप्पी, एंड आई एम हैप्पी दैट हिज सफरिंग गॉट ओवर, बिकॉज लास्ट 3 months ही रियली सफर्ड अ लॉट। और मुझे आज ऐसा फीलिंग आता है कि अभी मैं शशांक के साथ बैठा था, मुझे फीलिंग ऐसा आया है कि हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे भाभी जी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो वेट कर रहा था कि हमारी फिल्म कंप्लीट हो जाए और मैं जाऊँ। उसको लगता था कि अगर मैं पहले चले जाऊँ तो शायद बाली साहब, आसिफ, रोहिदास, जो हम सब इसके इतने क्लोज हैं, हम शायद कर ही नहीं पाते काम, नहीं। तो मेरे ख्याल से वो वेट कर रहा था कि जो मैंने काम शुरू किया है वो हो जाए। उसकी एक चाहत थी कि भाभी जी फिल्म बनाऊँ और मैं लिखूँ उसको जो लिखा उसने, और हमारी चाहत थी कि वो देख ले। कोई बात नहीं, हम उसको दिखाएंगे, जहाँ पे भी होगा वो देखेगा ज़रूर। एंड आई जस्ट ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम, वेरी गुड सोल। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच। बाली साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो ये आदत उसकी झूठ बोलने की आदत है, वो सिर्फ एक बंदा बोल सकता है, वो है अनूप उपाध्याय, जो उसको उसने बहुत बार वेट कराया। याद है अनूप आपको? स्टेशन पे वेट कराया कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो सुबह से लेकर शाम चली गई, अनूप उपाध्याय वहाँ वेट करता रह गया, और ये बिलीव करता रह गया कि वो आ रहा है। तो उसको बोले कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तेरे को देख रहा हूँ, ये भी देखे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अरे वो लाल आदमी जो तेरे सामने खड़ा है, तो ये भी देखे हाँ खड़ा है। तो खड़ा करेगा, इसको 8 घंटे खड़ा किया इसने। तो ये तो इसकी कला थी एक्चुअली, जो इनोसेंट थी। कभी कभी लगता मारो, लेकिन प्यारा बच्चा था अपना यार, क्या बोले। आसिफ भाई कुछ बोलना चाहेंगे? मैं वहीं आप वहीं बैठो, मैं लेके आता हूँ। रघु आप कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मनोज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम कॉमेडी मेकर्स ने एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक राइटर मिस कर दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मतलब वो फकीर आदमी था एक्चुअली। कई बार मैं उसको डांटता था, यार तू यहाँ पर कमा रहा है, वो यार वहाँ पर जाके गाने गा रहा था। अपनी कभी आमदनी की उसने कभी भी चिंता नहीं की, बट अलग ही किस्म का था। उन्होंने जो कैरेक्टर लिखे वो अभी आई डोंट थिंक आगे कोई उस तरह के ऑर्गेनिक कैरेक्टर लिख सकता है, बिकॉज अभी की जो कॉम है, अभी की जो ब्रीड है, वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे जो उन्होंने लिखे। उन्होंने शुरुआत की थी श्रीमान श्रीमती से। अशोक पाटोले उनके जो गुरु थे, उनके शागिर्द थे, तो उनसे शुरुआत की थी। वहाँ पर आते थे, अशोक जी आते थे, मेरे लिए लिखते थे वहाँ पर, और ये पीछे बैठ के उनके जो स्क्रिप्ट है वो फाइनल करता था, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करके वगैरह। धीरे धीरे वो काम सीखता गया, और उसमें लगन बहुत थी बंदे में। और मैंने देखा है उसने किस तरह से ट्रैवल किया, बहुत बहुत मेहनत की उसने, बहुत मेहनत की। यस बॉस चालू था, यस बॉस के हमारे कुल मिला के 800 एपिसोड हुए थे। उसमें करीबन 250 एपिसोड में अशोक जी हमें छोड़ के चले गए, और उनकी जो विरासत थी उन्होंने आगे चलाई मनोज ने। और बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था। ज़्यादातर मेरे से डांट खाता था, काम के लिए नहीं, बट थोड़ा डिले करता था। बट डिले इस तरह से था उसका कि बहुत प्यारा सा डिले रहता था। कहीं कुछ गाने गा रहा है, मुशायरे में जा रहा है, ये कर रहा है, तो हमेशा उसकी मेरी उसी पे झड़प होती थी। और खैर उसके, मैं तो उसके भले के लिए बोल रहा था, उसके करियर के लिए बोल रहा था। और कैसे वैसे उसने मतलब बहुत अपना अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया। जब आया था तो मैंने देखा था उसको, एक गांव से बच्चा है, लेकिन जिस तरह से अपने आप को उसने कल्टीवेट किया है वो बहुत ही। और कभी कभी हमेशा कभी भी फ़ोन करो तो उसका एक प्यारा सा वर्ड रहता है, हेलो सर मनोज, मैं तुम्हारा श्योर सर मनोज, मैं तुम्हारा फ़ोन सेव करके रखूँगा, शायद फिर तुम कभी फ़ोन करो। स्पेशल इंसान थे। मैं बॉम्बे में नया लड़का, नया आर्टिस्ट, नया एक्टर जो कुछ करके
कुछ कर दिखाना चाहता है और मैं एक ऐसी टीम से जुड़ता हूँ जो सारे वेटरन्स हैं, शशांक सर हैं, संजय सर हैं, मनोज भाई हैं, जिन्होंने टीवी में आई थिंक जीनियस कॉमेडी दी है। एंड उस बीच जब आप इन लोगों के साथ काम करते हो तो आपको हमेशा लगता है कि क्या मुझे वो जगह दी जाएगी जो जगह की ज़रूरत है टू परफॉर्म। तो वो जब भी मैं उनसे मिला, पहली बार मिला, उन्होंने हमेशा मुझे एज एन इक्वल ट्रीट किया, हमेशा मुझे एक जो परफेक्ट सीनियर होता है उसकी तरह ट्रीट किया, मुझे गाइड किया, मेरे अंदर से वो किरदार बाहर निकाला। और जब उन्होंने वो किरदार बाहर निकाला मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं एक्टिंग के काफ़ी एक्टिंग के पैतरे जो होते हैं वो मैं समझ गया, बिकॉज ऑफ मनोज भाई, बिकॉज ऑफ शशांक सर, बिकॉज जिस तरह से एक नए आर्टिस्ट को जो एक माहौल चाहिए वो उन्होंने मुझे दिया, वो प्यार दिया, सपोर्ट दिया। और जैसा कि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में कि हर वो आदमी जिसके पास कला है वो कलाकार नहीं है, लेकिन मनोज भाई के पास कला भी थी और वो कलाकार भी थे और बहुत प्योर सोल थे, और उन्हें मैं हमेशा मिस करूँगा, हमेशा चेरिश करूँगा। मुझे याद है जब भी वो हंसते थे तो हम सब लोग हंसने लग जाते थे, बिकॉज इट वाज सो कंटेजियस। कोई ऑप्शन ही नहीं था, जब वो हंस रहे हैं तो आपके पास आपकी ऑटोमेटिकली हंसी निकलती थी, आपको मज़ा आता था उनके साथ। ऐसा लगता था जैसे कि आप एक बच्चे के साथ हो, जहाँ पे आप भी अपने अंदर के बच्चे को एक्सपोज कर सकते हो, जहाँ पे आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो। तो मनोज भाई, आई लव यू सो मच। आप जहाँ पे भी होंगे आई एम श्योर आपके लिए एक बहुत ही बेहतर जगह बनी है और आप वहाँ पर हैं। प्लीज रेस्ट इन पीस। आई विल ऑलवेज 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 रिमेंबर यू, लव यू लॉट। थैंक यू सो मच। थिएटर की रिहर्सल चल रही थी और मनोज की एंट्री हुई थी एक टाइम पे। किसी ने कहा था कि मनोज संतोषी हैं जो इस पूरे ग्रुप को जिन्होंने जोड़ा है यहीं बॉम्बे में। तो मैंने कहा कौन है वो मनोज संतोषी जो अभी तक नहीं आए हैं, उतने दिन से हम रिहर्सल कर रहे हैं। तो अचानक एक दिन एंट्री हुई, एक तबका दुबला सा काला सा लड़का आया। मैंने कहा कि ये कौन है? बोले यही मनोज संतोषी हैं। तो मैंने उनसे हाथ मिलाया, उनसे मिला, तो उन्होंने एक गजल सुनाई, बहुत ही खूबसूरत गजल थी। मतलब आप ये सोचो कि मैं उनकी गजल का दीवाना हो गया और वो मेरी दाद के दीवाना हो गए। उन्होंने कहा ऐसी दाद किसी ने नहीं दी जैसे तुमने दी है यार। मैंने कहा लेकिन आप इतने बेहतरीन कलाकार हैं, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत, इतनी रूहानी है कि क्या बताऊं। बस उस दिन से लेकर के एक शेर हमेशा कहता था वो कुछ दिनों से कि कभी बुझड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। थैंक यू मनोज, जान लो, खुश